मुंह देखकर खर्च करो। राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार उनके दरबार में सभी दरबारी सुने, तेनालीराम आप भी सुने। जी महाराज। ये 10-10 अशर्फियां आपकी हैं। इन्हें आप जैसे चाहे खर्च करें, लेकिन हर एक अशर्फी हमारा मुंह देखकर ही खर्च करें। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। लेकिन परेशानी तो तब आई जब उन्होंने सोचा कि खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखें। सभी दरबारी महाराज के पास पहुंचे। आप सभी हमें बताएं कि किसने क्या क्या खरीदा। हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। अरे खरीदते भी तो कैसे? आपकी शर्तें ऐसी थी। बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते? और तेनाली तुमने क्या किया? महाराज, जो कुछ ये पहना है, ये सभी कुछ नया खरीदा है महाराज। इसका मतलब तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। नहीं महाराज, मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। मैंने प्रत्येक अशर्फी आपका पावन मुख देखकर ही खर्च की है महाराज। मगर कैसे? हम तो राजमहल में थे। महाराज, आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित है। मैंने उसे देखकर ही अशर्फियां खर्च की हैं। वाह बहुत खूब। हम फिर से तुम्हें मान गए। सबसे बड़ा उपहार। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने एक बड़ा युद्ध जीता। इसी खुशी में सभी दरबारियों को उपहार देने की घोषणा की। ये उपहार हमारी जीत की खुशी में है। सब अपनी अपनी पसंद का उपहार ले लें। जितने दरबारी थे उतने ही उपहार थे। सभी दरबारियों ने एक एक उपहार उठा लिया। अंत में वहाँ सिर्फ एक खाली तश्तरी ही बाकी रह गई। वो खाली तश्तरी तेनालीराम के हिस्से में आई, क्योंकि किसी कारणवश तेनालीराम अभी तक वहाँ हाजिर नहीं हो पाए थे। तेनालीराम के आने पर महाराज, युद्ध जीतने की बधाई हो। क्षमा करें महाराज, मैं समय पर ना आ सका। तेनाली, तुम्हारे हिस्से के उपहार में ये तश्तरी रह गई है, इसे स्वीकार करें। धन्यवाद महाराज, मैं इसे अंगरखे में ढक लेता हूँ महाराज। इसे ढक क्यों रहे हो तेनाली? बस ऐसे ही महाराज। नहीं, तुम्हें इसका कारण बताना होगा। महाराज, आज से पहले मैंने आपसे हीरे मोतियों से भरे थाल उपहार में लिए हैं। अब यदि लोग मुझे ये खाली तश्तरी ले जाते देखेंगे तो आपके सम्मान में कमी आ जाएगी महाराज, और यही दोष छुपाने के लिए मैंने इसे ढक लिया है। नहीं तेनाली, हमारे दरबार से तुम आज भी खाली तश्तरी नहीं ले जाओगे। ये कहकर महाराज ने अपने गले की मोतियों की माला उतारकर तेनालीराम की तश्तरी में डाल दी। ये देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे, क्योंकि वही सबसे बड़ा और कीमती उपहार था। मातृभाषा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के पास एक विद्वान ब्राह्मण आए। महाराज, सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान दरबारी है। आपने ठीक सुना है। हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? ये कहकर ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु, फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी और कोंकणी भाषा में भी उनका बोलना जारी था। सारी भाषाएं उनकी मातृभाषा लग रही है। लगता है प्रत्येक भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। आप सभी चुप क्यों हैं? तेनाली, आप तो कुछ बोले। महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं।
और मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया और तेनालीराम उस दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, तो पांव छूने के बहाने उनके पांव में कांटा चुभो दिया। ब्राह्मण दर्द से तमिल में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए। राजा, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। वो तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने ये कैसे जाना? हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पाँव में कल जब कांटा चुभा था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी मातृभाषा में ही माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। वाह तेनालीराम, तुमने हमारे वचन की लाज रख ली। भगवान का संदेश। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के मन में इच्छा हुई कि एक विशाल मंदिर बनवाया जाए। इसके लिए उपयुक्त भूखंड देखकर अपने मंत्री को उस स्थान की सफाई का आदेश दिया। मंत्री ने कार्य आरंभ करवा दिया। सफाई के समय वहां से भगवान शिव की सोने की एक मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया। सोने की मूर्ति? यहाँ की बात महाराज को कोई नहीं बताएगा। वैसे भी मैं एक मंत्री हूँ और किसी मजदूर में इतना साहस नहीं कि मेरे विरुद्ध बोले। क्यों ना इस मूर्ति को अपने घर में छुपा दूं? परंतु उसे मालूम नहीं था कि वहाँ खुदाई करने वाले मजदूरों में तेनालीराम के आदमी भी थे। उन्होंने इस बात की सूचना तुरंत तेनालीराम को दे दी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भव्य मंदिर तैयार हो गया और उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन दरबार में एक सन्यासी का आना हुआ। हे साधु जी, आप तो जानते ही हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। आप कृपया बताएं कि भगवान की मूर्ति कैसी बनवाई जाए। राजन, मैं आपकी चिंता दूर करने ही आया हूँ। मुझे भगवान का आदेश हुआ है, वही संदेश आपके लिए लाया हूँ। भगवान का संदेश? शीघ्र बताएं ईश्वर, क्या संदेश भेजा है भगवान ने? राजन, मंदिर के लिए स्वयं भगवान शिव ने अपनी स्वर्ण मूर्ति बनवाकर मंत्री जी के घर पर रखवा दी है। उसे वहां से उठवाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। क्यों मंत्री जी, क्या ये सत्य है? जी सत्य है। मैं आपको बताना ही चाहता था कि मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई थी। राजा ने सन्यासी को देखा तो उनकी दाढ़ी हटी हुई दिखी। आप सन्यासी जी की दाढ़ी हटाइए। अरे ये तो तेनालीराम जी है। आप कपड़े तो वही पहने हैं जो आप पहनते हैं, परंतु दाढ़ी उतारना भूल गए। सभी लोग हंस पड़े। राजा ने घोषणा की कि अब मूर्ति स्थापना का कार्य तेनालीराम की देखरेख में होगा। तोता नहीं बोलता। एक दिन तेनालीराम सुबह सुबह सोकर उठे ही थे कि राजमहल का एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया और उनके कदमों में गिर पड़ा। मुझे मरने से बचा लीजिए। यदि तुमने कोई अपराध नहीं किया है तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बताओ क्या बात है? महाराज ने 1 महीना पहले मुझे तोते की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि यदि तोता मर गया और तुमने उसके मरने की सूचना लाकर दी तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। अब तोता तो मर गया,
अब आप ही बताएं कि महाराज को ये खबर कैसे दूं? तेनालीराम सोचने लगे। समस्या सचमुच गंभीर थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे सेवक के कान में कुछ कहा। पूरी बात सुनकर सेवक प्रसन्न होकर चला गया। तेनालीराम तैयार होकर दरबार पहुंचे और सेवक को बुलाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो क्या बात है, तोता कैसा है? वैसे तो ठीक दिख रहा है महाराज, लेकिन रात से कुछ खा पी नहीं रहा है। न हिलता है, न डुलता है और न ही बोलता है। सुबह से तो आंख भी नहीं खोली है। ऐसी बात है तो हम स्वयं चलकर देखते हैं। महाराज ने तोते को देखा तो क्रोध में बोले, मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहा था? क्षमा करें महाराज। आपने कहा था कि यदि तुम मेरे पास तोते के मरने की खबर लाओगे तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। ओ तेनाली, मुझे पता है तुमने ही आज एक निर्दोष की रक्षा करी है। चोरी के बैंगन। एक बार महाराज ने सभी दरबारियों को दावत दी, जिसमें बैंगन की सब्जी भी परोसी गई। दरअसल वो महाराज के निजी बाग के खास किस्म के बैंगनों से बनाई गई थी। तेनालीराम घर पर पत्नी के साथ उन बैंगनों की प्रशंसा करने लगे। अरे भाई वाह, बैंगन बड़े स्वादिष्ट थे दावत में। मजा आ गया। ऐसे स्वादिष्ट बैंगन कम से कम एक बार तो हमें भी खिलाओ। ना बाबा ना, महाराज अपने निजी बगीचे के बारे में बड़े सावधान रहते हैं। वहाँ चोरी करने वालों को सजा मिलती है। मैं बैंगन चोरी नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। कम से कम एक बार तो मेरी इच्छा पूरी कर दो ना। आखिर तेनालीराम को पत्नी के आगे झुकना ही पड़ा। एक रात वे चुपके से बाग में गए और 7-8 बैंगन तोड़ कर ले आए। पत्नी ने बड़े जतन से उन्हें बनाया। खाते समय चटखारे लेते हुए वो बोली, वाह 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 वाह, क्या स्वादिष्ट बैंगन है। सचमुच मैंने इतने अच्छे बैंगन कभी नहीं खाए। अपने बेटे को भी चखा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कर देना। अभी बच्चा छोटा है। अचानक कभी मुंह से बात निकल गई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कैसी बातें करते हो जी? हम दोनों बैंगन खाएं और बेटे को चखाएं भी ना। कुछ ऐसा करो कि हम सभी खाएं और किसी को पता न चले। कुछ देर तक तेनालीराम सोचते रहे। फिर पानी से भरी बाल्टी लेकर छत पर गए। वहाँ उनका बेटा सो रहा था। उन्होंने बाल्टी का सारा पानी उस पर डाल दिया और बोले, बेटा, वर्षा हो रही है, चलो अंदर चलो। वे बच्चे को अंदर ले गए, उसके कपड़े बदलवाए और बैंगन की सब्जी खाने को दी और फिर अंदर ही सुला दिया। अगले दिन बैंगनों की चोरी का पता चल गया और सारे राज्य में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री को तेनालीराम पर शक था। उसने राजा को बताया तो वे बोले, तेनाली बहुत चतुर है। वो कोई न कोई उपाय करके बच ही जाएगा। उसके पुत्र को बुलाया जाए, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। तेनालीराम के बेटे को बुलवाया गया। हाँ, कल रात तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बैंगन की सब्जी, बहुत ही स्वाद थी। अब तो तुम्हें अपनी चोरी स्वीकार करनी ही होगी। महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरा बेटा कल रात को जल्दी ही सो गया था, इसलिए ऊट-पटांग बातें कर रहा है। अवश्य ही इसने कोई सपना देखा होगा। मैं अभी मामला साफ किए देता हूँ। बेटा, रात को मौसम कैसा था? कल रात तो बारिश हुई थी, मेरे तो सारे कपड़े भीग गए थे। परंतु महाराज, कल तो मौसम साफ था।
और एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। ये यूं ही काल्पनिक बातें कर रहा है। ऐसे ही बैंगन खाने की बात भी काल्पनिक है महाराज। वाह तेनाली, आज तुम अपनी बुद्धि से फिर जीत गए। बात कहने का ढंग। एक रात महाराज कृष्णदेव राय ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं और मुंह में केवल एक ही दांत बचा है। सुबह होते ही महाराज ने एक मशहूर ज्योतिषी को महल में बुलाया और अपना सपना बताया। ज्योतिषाचार्य, इस सपने का अर्थ बताएं। महाराज, आपका सपना अच्छा नहीं है। सपने का जो भी अर्थ हो साफ साफ कहो, कोई भी बात छिपाना मत। महाराज, इसका अर्थ है कि आपके सभी सगे संबंधी आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे और आप अंत में अकेले रह जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मूर्ख हो। निकल जाओ मेरे महल से। किसी दूसरे ज्योतिषी को ढूंढ कर लाएं। कुछ समय बाद ही एक दूसरा ज्योतिषी आया। दरअसल वो तेनाली का भेजा हुआ था। तेनाली ने उसे समझा दिया था कि वो अपनी बात किस ढंग से कही। उस ज्योतिषी ने महाराज से उनका सपना पूछा। थोड़ी देर तक वो ज्योतिषी सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, आपका सपना तो बहुत अच्छा है। आपकी आयु आपके सभी सगे संबंधियों की अपेक्षा लंबी है। बहुत समय तक आप सुख से राज्य करेंगे। बहुत बढ़िया, हम तुम्हें बहुत सा पुरस्कार देंगे। महाराज, तेनाली जी की सहायता से एक ही बात को दूसरे ढंग से कहने पर ही आप मुझ पर प्रसन्न हुए। दरअसल किसी को भी कड़वा सच सुनना अच्छा नहीं लगता, किंतु समझदारी इसी में है कि सच्ची बात भी कही जाए और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। तेनाली, तुम्हारा तो जवाब नहीं। पहेली खोजो तो दान पाऊं। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। अचानक एक वृद्धा राजा कृष्णदेव के पास आई और उन्हें बहुत सी आशीषें दी। राजा ने सोचा उनको कुछ दान राशि देनी चाहिए, परंतु वृद्धा ने लेने से इनकार कर दिया और बोली, मेरी पहेलियां खोजो तो दान पाऊं। हे वृद्धा, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। चलिए, अपनी पहेलियां बताइए। तो जवाब दीजिए महाराज। मेरी पहली पहेली है, मेरे घर में चूहे नहीं हैं। दूसरी पहेली है, मेरे घर में मछलियां भी नहीं तैरती। तीसरी पहेली है, कुछ दो या ना दो, घर में आग दे दो। चौथी पहेली है, एक जंग खाई तलवार है, ढाल दे दो। हे वृद्धा, आपकी पहेलियां विचित्र हैं। मैं इनके जवाब नहीं दे पा रहा। तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा दें। नहीं वृद्धे, आपको खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। महाराज, घर में चूहे नहीं हैं, अर्थात इसके घर में अनाज ही नहीं है। चूहे कहाँ से होंगे? अतः इनको अनाज दिया जाए। और दूसरी पहेली, घर में मछलियां कैसे तैरती हैं? बरसात में इनके घर में बुरी तरह पानी भर जाता है, पर उसमें भी पकाने खाने को मछलियां नहीं मिलती, अर्थात इनकी छत की मरम्मत करवाएं। कुछ दो ना दो, घर में आग दो, इससे क्या अभिप्राय है? इसका जवाब है कि चूल्हा जलाने लायक तो कुछ दे दो, अर्थात इनके घर में ईंधन भरवा दीजिए। और वो जंग खाई तलवार और ढाल? महाराज, इनके घर में 4 बेटे हैं जो निठल्ले बैठे हैं, अर्थात वे मेहनती हैं, उन्हें नौकरी दीजिए।
वाह तेनाली, ये भी खूब रही। तत्पश्चात राजा ने वृद्धा को वो सब कुछ दिया जिसकी उसको आवश्यकता थी। लालच बुरी बला है। राजा कृष्णदेव राय के पास एक दिन गरीब किसान राम सिंह का आना हुआ। वो बहुत परेशान था, परंतु उसे अपनी समस्या का निदान नहीं मिला था। कहो राम सिंह, तुम्हारी वो क्या समस्या है जिसका निदान अभी तक नहीं मिला है? महाराज, मुझे आप ही बचा सकते हैं महाराज। हाँ हाँ, साफ साफ बताओ। महाराज, साहूकार की थैली कहीं खो गई थी। उसने वो थैली ढूंढ कर लाने वाले को 100 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। उसकी थैली मेरे ही खेत में गिरी थी। मैंने जाकर उसे थैली लौटा दी। थैली में 1000 रुपए थे। साहूकार ने पैसे गिने, परंतु साहूकार ने 100 रुपए इनाम देने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि थैली में 1100 रुपए थे और मैंने 100 रुपए चुरा लिए हैं। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है महाराज। राजा ने साहूकार को अगले दिन बुलवा भेजा और तेनालीराम को भी उपस्थित रहने को कहा। तेनाली, हमें लगता है साहूकार बेईमानी पर उतर आया है। उसको सबक सिखाना ही होगा। साहूकार को प्रस्तुत किया जाए। अजय महाराज की जय हो। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी थैली में 1100 रुपए थे? हाँ महाराज, मैंने अपने हाथों से गिन गिन कर रखे थे। परंतु राम सिंह का कहना है थैली में 1000 रुपए ही थे। महाराज, वो झूठ बोल रहा है। तो फिर ये थैली तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की है। तुम्हारी 1100 वाली थैली जिसे मिलेगी वो ले आएगा। राम सिंह, जब तक कोई दावेदार न आए ये थैली तुम रखोगे। यदि कोई नहीं आता तो ये धन तुम्हारा होगा। साहूकार ने सर पीट लिया। तेनाली, हमें पता था तुम राम सिंह को समाधान अवश्य दोगे। घमंडी का सर नीचा। एक दिन राज्य का सेनापति महाराज कृष्णदेव के दरबार में आया और महाराज से बोला, महाराज की जय हो। कैसे आना हुआ सेनापति? महाराज, मैंने कितने ही युद्ध जीते, हर समय दुश्मनों से लड़कर इस राज्य की रक्षा करी। मुझ जैसा न बलशाली है न होगा। इतना घमंड क्यों कर रहे हो सेनापति? वो इसलिए महाराज, इतनी उपलब्धियों के बाद भी मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लोगों की भड़काई में आकर सेनापति घमंड में आ गया है। तेनाली से विचार विमर्श करना चाहिए। सेनापति, आप कल दरबार में आए, तभी इसका आकलन होगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अगले दिन तेनालीराम को सब कुछ बताने के बाद इस समस्या का समाधान पूछा गया। सेनापति को बुलवाया गया। तेनाली, हमारे सेनापति सब कुछ कर सकते हैं। नहीं महाराज, ये एक काम ऐसा है जो देखकर नहीं कर सकते, जबकि वो काम मैं बिना देखे अर्थात आंखें बंद करके कर सकता हूँ। हम समझे नहीं। अभी बताता हूँ महाराज। तेनाली ने एक सेवक को आदेश देकर लाल मिर्च पिसी हुई मंगवाई। दोनों आंखें बंद कर उन्होंने मिर्च अपनी आंखों पे डाल दी। आंखें बंद होने के कारण सारी मिर्चें नीचे गिर गई। अब यही काम आंखें खोलकर सेनापति करेंगे। तेनाली का मर्म समझकर सेनापति घबरा गया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा करें। आगे से मैं घमंड नहीं करूंगा महाराज। धन्यवाद तेनाली,
तुम्हारे कारण सेनापति ने घमंड छोड़ दिया।